देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चैप्टर से परेशान रहते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है। क्या क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बनता है? देखिए, इस चैप्टर में लोगों को लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई ज़्यादा, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। लेकिन रियल बातें हैं, बात ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है ठीक ढंग से पता नहीं होती, जिस वजह से डाटा को कब अप्लाई करना है, इंफॉर्मेशन को कब कहाँ किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो चीज़ें आपको परेशान कर देती हैं। एक्चुअली क्या है कि इस चैप्टर में कंसेप्ट भी बहुत सारे हैं और 2-3 चैप्टर का लिंकअप भी है। ठीक है, 2-3 चैप्टर का लिंकअप भी है। तो वो सारे लिंकअप को जोड़ना, आपस में कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये चैप्टर टफ बन जाता है। हालांकि नीट के अंदर इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया गया है अभी तक। जो भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर के बारे में से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से करेंगे इस चैप्टर को और हम देखेंगे इस चैप्टर को। आप देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यहाँ से आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आज के बाद ये वीडियो आपके इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी सॉल्व कर देगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बहुत प्रॉपर, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लिया एक बार यहाँ से, तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आई थिंक कंसेप्चुअली तो नहीं, हो सकता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़े थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें 20 मिनट 25 मिनट के अंदर उतना क्वेश्चन करा पाना पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस जो भी 5-7-8 दिन बचे हुए हैं आखिरी के, उसमें आपको वो कंटेंट जाए जो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए। इस चैप्टर को अगर सॉल्व करते हैं तो ये कंसेप्ट पता ही होना चाहिए। वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितना आपके लिए इजी हो जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम की शुरुआत करते हैं। तो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सी इरिवर्सिबल है। ठीक है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। केमिकल का मतलब पता है कि आपको इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन कुछ चल रहा होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता करनी होगी। इस केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम स्पीड का पता नहीं लगाएंगे कि रेट ज़्यादा है, फास्ट है या स्लो है। वो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 12th में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को आप रीनीट के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जब हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर को तब तो और भी ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि उस समय मेरे पास ये चांस रहेगा कि क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के मैं क्वेश्चन करा पाऊँ। अभी क्या है, अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है फिलहाल, वो आपको याद रखना ही चाहिए इस चैप्टर के बारे में। उस हिसाब से आपका नीट जो रीनीट होने जा रहा है, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन इन कंसेप्ट के बाहर नहीं आने जा रहा है, इतनी की गारंटी है। अगर क्वेश्चन उस दिन रीनीट जो हो रहा है 2026 में आएगा, तो इसी स्लाइड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसी स्लाइड से, जो रीनीट का पेपर होने जा रहा है 2026 का, इसी स्लाइड से मैं सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन। और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सक्षम हो पाएंगे। रीनीट 2026 के पेपर में कोई भी क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से आएगा, वो आप कर लेंगे। ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो में क्वेश्चन थोड़े कम हैं, क्वेश्चन है ही नहीं तो ये वीडियो पावरफुल नहीं है। बहुत पावरफुल वीडियो है ये। और आपको बिल्कुल इस चैप्टर को अगले 10 से 15 मिनट बहुत ध्यान से सुनने का ज़रूरत है। और अगर आप ये 10-15 मिनट दे दिए आज, तो ये समझिए आपका रीनीट में 8 नंबर पक्के हो चुके हैं। कितने? 8 नंबर। कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यार?
इक्विलिब्रियम वो स्टेट है ना यार, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जो एक दिन जरूर आता है, और जिस दिन आएगा ना यार, जिस दिन आएगा इक्विलिब्रियम, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को बराबर कर देगा। मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतनी ही बैकवर्ड आएगी। कुछ लोगों को लगता है इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये है कि रिएक्शन होना ही बंद हो गया। नहीं, रिएक्शन होना बंद नहीं हुआ बेटा। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि रिएक्शन ओवरऑल तो चल रही है, आपस में कन्वर्ट हो रही है, और इसलिए तो इसको डायनेमिक बोला जाता है बेटा। इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है? डायनेमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में? डायनेमिक स्टेट में। मतलब रिएक्शन आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती रहती हैं, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है जितना, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो आपको ध्यान रखने वाला बात क्या है कि एट इक्विलिब्रियम हमने थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी जब जीरो होगा, आप वीडियो देखेंगे मैंने बना रखी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये सब, ठीक है। डेल्टा जी जब जीरो होता है तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट आने की कंडीशन होती है। उस स्टेट पे, उस कंडीशन पे माना जाता है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। और एक ना एक दिन इक्विलिब्रियम जरूर आता है यार, एक ना एक दिन इक्विलिब्रियम जरूर आता है। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो जितनी फॉरवर्ड में रिएक्शन जाएगी उतनी ही बैकवर्ड में रिएक्शन जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस दूसरी कंडीशन। तीसरी बात, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो दोनों ही सेम होते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम ध्यान से सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का जितना कंसंट्रेशन होता है उतना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होता है। समझ गए? कंसंट्रेशन चेंज जीरो होता है, यानी कि चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस समय पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। उस समय कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम की चार कंडीशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? पहले तो कुछ रिएक्शन दे के वो पूछ सकता है कि ये रिएक्शन बता दो कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। कैसी है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो बेटा जो भी रिएक्शन इरिवर्सिबल है उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, इक्विलिब्रियम अचीव होता ही नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और हम इसलिए इक्विलिब्रियम जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अगर बात होगी तो केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होगी, और उस समय पे इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो रिएक्शन। समझ रहे हैं आप? तो आपको अगर पता लगाने के लिए बोल दिया जाए कि यार कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है या नहीं है, तो आप पता लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? तो कैसे पता लगाना है वो उसका तरीका मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है केस नंबर 1। जैसे कि ये KNO3 एक्वस है और ये NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो KCl एक्वस और NaNO3 एक्वस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे ही KNO3 टूटेगा तो K प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। KNO3 आपको पता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा चलेगी। तो अभी के लिए आप याद रखें KNO क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और सोडियम क्लोराइड ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% टूट जाते हैं।
मतलब उनका अल्फा कितना होता है, 1 होता है, 100% टूट जाते हैं। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 100%। और इसलिए जब ये टूटेगा तो K प्लस किसके साथ, Cl के साथ, और NO3 सोडियम के साथ जुड़ के अब देखेंगे K प्लस और Cl माइनस, K प्लस और Cl माइनस क्या बना देंगे, KCl। ठीक है, KCl बना देंगे। और सोडियम प्लस और NaNO3 ये दोनों आपस में जुड़ के सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट और KCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये भी आयोनाइज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर टूट जाएंगे तो क्या फिर से ये आपस में जुड़ सकते हैं क्या, यस, फिर से ये आपस में जुड़ जाएंगे। और अगर फिर से जुड़ गए तो रिएक्शन बैकवर्ड भी चली आएगी। और इसलिए आप ध्यान से जब देखेंगे तो मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन पे क्रॉस लगा के रखा है, यानी कि ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल नहीं है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपसे 4 रिएक्शन ऐसी दे दी जाएगी और पूछी जाएगी कौन सा इरिवर्सिबल है, कौन सी रिवर्सिबल है। तो क्या आज के बाद केस नंबर 1 का अगर सवाल आएगा तो क्या आप कर पाओगे, यस, इसको अप्लाई करेंगे, आपका आंसर जरूर निकलेगा। दूसरा नंबर, केस नंबर 2। जब आप केस नंबर 2 की बात कर रहे होंगे बेटा, ठीक है, तो उस समय पे आप जरा देखिए, ये है अपने पास BaCl2, क्या है, BaCl2 एक्वस, और ये है अपने पास H2SO4 एक्वस। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, और ये Ba+2 और 2Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो जब Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में टूट जाएगा तो ये बैरियम सल्फेट बना लेगा, और बैरियम सल्फेट जो होता है सॉलिड होता है, तो सॉलिड के फॉर्म में बनने की वजह से इसका पीपीटी बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट। और जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो आयन मिलेगा ही नहीं आपको, आयन ही नहीं मिल पाएगा, और जब आयन नहीं मिल पाएगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी नहीं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब भी वन ऑफ द प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट बन जाए, आपका क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट, तो रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड नहीं आ सकती। और जब बैकवर्ड नहीं आ सकती तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, दैट मीन्स कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और केवल एक डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इरिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। और इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है इरिवर्सिबल रिएक्शन पे, जबकि रिवर्सिबल पे मैंने क्रॉस लगा रखा है। तो एक केस नंबर 2 हो गया। जरा देखिए, बहुत आराम से चल रहे हैं, आप घबराएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ मिस हो जाए, और अगर कुछ मिस हो गया तो समझिए इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। इसलिए जो भी बातें कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई ऐसे ही मैंने लिख के नहीं ले आया हूँ। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करी है, उसके बाद आपके सामने ये सारी चीज़ों को समेट के लाया हूँ। जो भी 30 मिनट 25 मिनट लगने वाले हैं आपके वर्थ इट हो, इस वजह से इस कंटेंट पे बहुत ही काम किया गया है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, वेसल शुड बी क्लोज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैसियस स्टेट। आप ये समझिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए वेसल का क्लोज्ड होना क्यों जरूरी है, जब उसका एक प्रोडक्ट कैसा हो, गैसियस। आप देखें CO2 क्या है, गैस है। और यार अगर वेसल ओपन रहेगा तो आप बताओ यार, कॉमन सेंस है, अगर वेसल ओपन रहेगा तो कोई भी गैस है तो वो उड़ ही ना जाएगा यार। अगर उड़ जाएगा मतलब इवॉल्व हो जाएगी गैस, और गैस जब एक प्रोडक्ट ही नहीं बचा तो रिएक्शन बैकवर्ड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो, जीरो। अगर प्रोडक्ट वापस ही बचा ही नहीं यहाँ पे एक, तो वो बैकवर्ड कैसे आएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ
कि बेटा जब भी एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट गैसियस हो जाएं, तो उस कंडीशन में आपके पास क्लोज्ड वेसल का होना जरूरी है, तभी रिएक्शन रिवर्सिबल हो पाएगी, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? जरा देखिए क्या है दूसरी बात। तो अगर सिस्टम ओपन वेसल में आप देंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यानी कि रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल। जब आप क्लोज वेसल को रखेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। केस नंबर 4, आप सब जानते हैं सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ना यार, सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम को। केरोसिन ऑयल से बाहर निकालते ही उसमें एग्जॉस्ट फायर हो जाता है। समझ रहे हैं आप? एक्सप्लोसिव है सोडियम। तो जो सोडियम एलिमेंटल स्टेट में है सॉलिड, तो जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होगी काफ़ी मायने में। ठीक है ना? अब देखिए, तो वो बैकवर्ड नहीं आ सकती क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई रिएक्टिव है बेटा, अगर कोई रिएक्टिव है और रिएक्टिव से अनरिएक्टिव बन रहा है, तो वो होना चाहेगा या नहीं होना चाहेगा? बिल्कुल होना चाहेगा। अगर कोई रिएक्टिव है इसका मतलब ये कि वो अनस्टेबल है। अगर कोई रिएक्टिव है इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल है, वो रिएक्शन करना चाहता है, उसकी रिएक्शन करने की इच्छा प्रबल है। समझ रहे हैं? अगर रिएक्शन करने की इच्छा प्रबल है तो सोडियम कब मना करता है यार, कहता है कि आओ बॉन्ड बनाए। और जैसे ही सोडियम पानी के साथ आता है बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है यार। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और H2 गैस इवॉल्व हो जाती है, H2 गैस इवॉल्व हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और इसलिए एक लाइन आप याद रखेंगे, ऑलवेज इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज सोडियम सॉलिड इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम सॉलिड इज हाईली रिएक्टिव। इस बात का ध्यान देना है आपको। ठीक है ना? चलिए दूसरी बात, आप सब जानते हैं इस चैप्टर में एक्टिव मास के बारे में पढ़ना है। एक्टिव मास क्या होता है उसके बारे में चर्चा करना है यार। तो जनरली जो एक्टिव मास होता है मोलैरिटी इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोगों के लेवल पे, हम लोगों के क्वेश्चन में, यानी कि नीट जेई की अगर बात कर ले, उसमें एक्टिविटी के ऐसे क्वेश्चन में 1 ही वैल्यू जनरली रखी जाती है। इसलिए तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि एक्टिव मास बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। वो बोल देते हैं कि एक्टिव मास बराबर मोलैरिटी, बट ऐसा रियल में नहीं है। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। बहरहाल इस शॉर्ट वीडियो में तो मैं एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अपने पास समय भी कम है और चीज़ों को कवर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को कवर भी करना है। तो इसलिए इस पर डिटेल में चर्चा होगी जब हम डिटेल वीडियो पढ़ रहे होंगे। और इसलिए एक्टिव मास बराबर मोलैरिटी के बराबर हो जाती है। समझ रहे हैं? एक्टिव मास मोलैरिटी के बराबर। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। तो एक्टिव मास बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप इसको और भी ज़्यादा तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि मोल्स बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ रखा है ना? मोल कंसेप्ट में पढ़ रखा है। गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हैं आप? गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जरा और तोड़ते हैं बेटा। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर करेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1000। ऊपर क्या चला जाएगा, 1000। अब आप सब जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आप सब जानते हैं।
तो अगर मैं इस मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दूं तो कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो आपसे मान लीजिए कभी वो पूछ दे एक्टिव मास ऑफ द N2 पूछ ले, तो क्या आप निकाल नहीं पाएंगे? और डेंसिटी गिवन गिवन हो, मान लो कि डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर गिवन हो, तो क्या आप एक्टिव मास नहीं निकाल पाओगे N2 का? निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है इस बात को। बाकी की बात भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत भूलना यार, डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हैं? इसको नहीं भूलना है, इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, सारांश में अगर आप देखें, सारांश का मतलब होता है छोटे में, कम में। हालांकि इसको मैं और डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ वांट ऑफ इक्वेशन पे, लेकिन बहरहाल आपका काम चल जाए, इस रीनीट जो पेपर होने जा रहा है 2026 में, उसका कोई क्वेश्चन आपसे ना रुके, इसलिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। और आप यकीन मानिए ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे जब भी समय मिलेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन इससे रुकने वाला नहीं है अगर इतनी बात आपको पता है तो। T1 टेम्परेचर पे KC1 है और T2 टेम्परेचर पे KC2 है, इस बात को समझिए। देखिए जरा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइए, ये वांट ऑफ इक्वेशन है, log KC2 अपॉन KC1 अपॉन डेल्टा H बाई 2.303 R अपॉन इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। समझ रहे हैं? ये वांट ऑफ इक्वेशन है और यहीं से ये मैंने निकाला हुआ है, तो अभी उतना डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप याद रखेंगे इस बात को कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट KF भी बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा। KC का क्या होगा? KC बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। किन बातों पर डिपेंड? अगर रिएक्शन एंडो है, यानी कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है, और इसमें डेल्टा H क्या है? निगेटिव है। समझ रहे हैं? तो उस केस में आपका जो केसी होगा वो घट जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर केसी घट जाएगा, कब? जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में केसी आपकी वैल्यू अब बढ़ जाएगी जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। तो आप इन बातों को बहुत प्यार से याद कर लीजिए। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा नहीं आपका। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो केसी का क्या होने वाला है? केसी बढ़ेगा एंडो के केस में और केसी घटेगा एक्सो के केस में। कोई जल्दी नहीं, बहुत आराम से दिमाग में आप सेट करिए चीज़ों को, ताकि जब आप रीनीट 2026 में बैठें तो आपका क्वेश्चन रुके नहीं, झुके नहीं। ठीक है, जरा देखिए, आपका क्वेश्चन रुके नहीं और आप झुके नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। किसकी? लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है यार? आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ एनी chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the different reaction, sorry, थोड़ा सा, directly proportional to the product of active masses of different reactant participating in the reaction। समझ रहे हैं आप? यानी कि कहना ये चाहता है कि जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे A+B गिव्स प्रोडक्ट, तो जो उसका रेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मासेस होंगे ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या है? A+B, है ना? रिएक्टेंट क्या है? A और B। तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। यही लॉ ऑफ मास एक्शन है, यही लॉ ऑफ मास एक्शन है। जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिया, 2A प्लस 3B गिव्स आउट टू बी 4C प्लस 5D। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2A है और 3B है, 2A है और 3B है।
तो उस केस में जो रेट होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, a टू द पावर 2 और b टू द पावर 3, a टू द पावर 2 b टू द पावर 3। यही तो कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। जरा देखिए, क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डाटा के साथ इसको डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, डाटा लेके डिराइव कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, 2a प्लस 3b रिवर्सिबल 4c प्लस 5dr, 4c प्लस 5dr। जरा देखो, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ रहे हैं? तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी, और नेट रेट क्या होगा अगर किसी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका नेट रेट कैसे पता लगाएं। तो फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को माइनस कर दीजिए, आपका जो नेट रेट होगा वो पता चल जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट माइनस कर देंगे तो जो नेट रेट है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड, तो रेट पॉजिटिव माना जाएगा, आर नेट इज ग्रेटर देन 0। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम है बैकवर्ड से तो उस केस में रेट नेगेटिव है और रिएक्शन कैसी किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड जाएगी, क्यों बैकवर्ड जाएगी बताइए, क्योंकि रेट नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, इस केस में रेट पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही क्या है यार, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही क्या है, जरा देखिए, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, ध्यान में रखना है इसको हमेशा। इसलिए कोई भी बात मैं अननेसेसरी नहीं बोल रहा हूँ, आपको बहुत प्यार से समझने की ज़रूरत है। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब कि जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये है, और सेम वैल्यू में से अगर सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि रेट नेट 0 होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब जरा देखिए कैसे आता है ये केसी का फॉर्मूला, कैसे आता है ये केसी का फॉर्मूला। तो आप समझिए जरा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं के एफ, ये जो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप हटाएंगे तो उस जगह पे के एफ आएगा। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। इस रिएक्शन के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, देखिए बी टू द पावर 3, समझ रहे हैं, बी टू द पावर 3। और बैकवर्ड का इसी तरह लिखेंगे आप, तो उसके इसमें के बी इंटू सी टू द पावर 4 डी टू द पावर 5। आप देखिए, मिला लीजिए। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया कि नहीं, सेट हो गया तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जरा देख लीजिए एक बार ध्यान से, समझ गए। अब जरा देखिए, अगर आपका रेट नेट 0 है, रेट नेट अगर 0 है आपका, सॉरी ये देखिए, हाँ, तो रेट नेट अगर आपका 0 है तो यानी कि आर एफ आर बी के बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, के एफ ये वाले रिएक्शन को, ये वाले रिएक्शन को, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है, के एफ अपॉन के बी की वैल्यू जो आती है, के एफ अपॉन के बी ये नीचे आ जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, इस ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, सेम चीज़। समझ में आ रही है कहाँ से आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये सी टू द पावर 4 और डी टू द पावर 5 ऊपर ही क्यों आता है। समझ रहे क्यों आता है, क्योंकि के सी बराबर के एफ अपॉन के बी होता है। डायरेक्ट इस वैल्यू पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आज तक नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा। सी टू द पावर 4 डी टू द पावर 5 और ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 3। बहुत धीरे धीरे आराम से चलना है यार, घबराना नहीं है। केमिस्ट्री को लेके तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मामला डन रहेगा आपका, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों को बहुत प्यार से बस कर लीजिए एक बार, बहुत प्यार से कर लीजिए।
ठीक है। उसी तरीके से मैं Kp को डिफाइन कर सकता हूँ, Kx को डिफाइन कर सकता हूँ। ये कांस्टेंट है जो Kp, वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में है, और ये जो Kx है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में है, और निकालने का तरीका सेम ही है, निकालने का तरीका सेम है, बट उनको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है अभी इस टाइम पे। जरा देखिए, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, यूनिटी का मतलब वन, एंड इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड द नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट कंसिडर्ड। नंबर्स ऑफ मोल कंसिडर नहीं करते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप क्लास 12th के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में अरहेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं, अरहेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, ई ए बाई आर टी होता है। के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस का ई ए बाई आर टी होता है। समझ रहे हैं? ये के क्या है, ए क्या है, ई क्या है, ई ए बाई आर टी क्या है, ये सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम 12th के अंदर डिस्कस करेंगे यार, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस यहाँ से हमें जो बात निकालनी है वो ये है कि जब आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो k इज इक्वल टू ए अपॉन ई टू द पावर पॉजिटिव ऑफ ई ए बाई आर टी आ जाएगा। कोई भी अगर नेगेटिव में अगर पावर है तो नीचे आती है तो ये पॉजिटिव में हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, और अगर ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू घट जाएगी, और ये पूरी की पूरी जब वैल्यू घट जाएगी तो आपका के बढ़ जाएगा। के क्या है? कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसलिए ये जो टेम्परेचर है अगर आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, याद रखिए। ये आपको अरहेनियस इक्वेशन बताता है। अब देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। ये कैसे आया? अब उसका समय नहीं है, अब उसका समय नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। केपी और केसी में रिलेशन है। ये जो केपी है और केसी में जो रिलेशन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है यहाँ से। एग्जामिनर का पहला प्यार है केपी और केसी का रिलेशन, और इसलिए जब भी क्वेश्चन बनता है तो केपी और केसी के बीच में रिलेशन पे जरूर क्वेश्चन बनता है, इसके बिना वो रह नहीं पाते। और इसलिए आपको इस इक्वेशन को तो भूलना ही नहीं है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब के पी और के पी बड़ा है के सी से। क्यों बड़ा है? अगर मान लीजिए ये वैल्यू एक से ज़्यादा है या एक है, एक से क्या है, ज़्यादा है, डेल्टा एन जी ज़्यादा है, तो ये वैल्यू अगर वन है तो किसी के पावर में अगर वन है तो ये तो वन ही रह जाता है, आर टी यानी के सी आर टी से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस वजह से के पी ज़्यादा हो जाता है के सी से, और ये कम है, लेस देन जीरो है, तो उस केस में के सी बड़ा होता है के पी से, और जब ये जीरो है तो के पी के सी के बराबर हो जाता है। और आपके सामने 4-5 रिएक्शन दे देंगे, बताओ कौन सी रिएक्शन में के पी के सी से बड़ा है, के पी के सी बराबर है, के सी के पी से बड़ा है, ये सारी बातें करते रहेंगे। और ये डेल्टा एन जी का कैलकुलेशन मैंने थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में बता रखा है कि कैसे ये डेल्टा एन जी का थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में करा रखा है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर मैं बता ही देता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डेल्टा एन जी जो है बेटा एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ गैसियस गैसियस स्टोक, ये जो होता है मान लीजिए कि ए प्लस बी
रिवर्सिबल C+D है। तो जो भी गैसियस मोल का स्टोसियोमेट्री होता है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, मान लीजिए कि ये 2 है, ये 1 है और ये है 1 है और ये 1 है, तो इधर क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, 2 मोल आ रहे हैं और इधर रिएक्टर में 3 मोल, मतलब कि 2 - 3 अगर करेंगे आप तो आपको क्या आ जाएगा, -1, यानी कि ये वाला केस आ चुका है, डेल्टा एन जी नेगेटिव वाला। इसी तरीके से आप सारी कैलकुलेशन डेल्टा एन जी की कर सकते हैं, इसी तरीके से आप डेल्टा एन जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ऐसा केस जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, मिस नहीं करना चाहिए, केपी और केसी तब बराबर होते हैं जब डेल्टा एन जी 0 होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन एक जगह और केपी केसी के बराबर हो जाता है, वहाँ डेल्टा एन जी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर को 12.18 केल्विन रख दिया जाए, 12.18 केल्विन अगर टेम्परेचर रख दिया जाए तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा, केपी केसी के बराबर हो जाएगा। अब जरा सुनिए, अगर आर टी की वैल्यू मुझे करना ही क्या है इस इक्वेशन में, अगर आर टी की वैल्यू मैं 1 कर दूं किसी तरीके से, तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा, केपी केसी के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अगर टी बराबर 1/r, टी बराबर 1/r यानी कि 1/0.0821, तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस टाइम पे, 12.18 केल्विन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12.18 केल्विन। और आर टी जब 1 हो गया, यहाँ पे जब आर टी 1 हो गया, ठीक है, तो के पी के सी के ऑलरेडी बराबर हो चुका है यार। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे डेल्टा एन जी का फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर 12.18 केल्विन टेम्परेचर आप रखेंगे तो उस केस में के पी के सी के बराबर हो जाएगा। वो आपसे 4 रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि के पी के सी किस में बराबर हैं, और इवेंचुअली टेम्परेचर उसने अगर कहीं दे दिया 12.18 केल्विन और आप डेल्टा एन जी निकालने लगे, तो समझिए आपका लग चुका है लंका। उसके बाद आप में सब आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए ये बात का पता होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एग्जामिनर खेल गया तो फिर आप बच नहीं पाओगे। और इसलिए मैं आपको वहाँ से बचाने के लिए इसको अभी बता रहा हूँ, आर टी इज इक्वल टू 1, यानी कि टेम्परेचर 12.18 केल्विन की अगर कहीं बात करता हुआ वो दिख जाए, तो चाहे वो रिएक्शन में कुछ भी डेल्टा एन जी आए, आप उस केस में बोलेंगे कि के पी के सी के बराबर ही है, के पी के सी के बराबर ही है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है क्योंकि कंसेप्ट भी है, तो आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कर लीजिए। ये आखिरी बार आपका करना हो, मैं तो यही चाहूँगा कि ये आपके लिए आखिरी बार ही हो जो भी हो, क्योंकि बहुत टफ काम है यार तैयारी करना और एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। और इसलिए आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखिए। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि कुछ ग्राफ हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। जैसे कि एक ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब देखिए कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक समय आ रहा है, एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है। कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और आप देखेंगे इस केस में कि एक समय ऐसा आ रहा है जब ये न तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। उस केस में इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो चुका है। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। और ये ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक और ग्राफ है जहाँ पे रिएक्टेंट का तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब दोनों लाइन आपस में सेम हो जा रही है, उस कंडीशन पे चेंज होना इवेंचुअली क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब क्या, चेंज जीरो हो जाए। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आगे या पीछे नहीं जा रही है, जा रही है, लेकिन जितना आगे जा रही है उतना ही पीछे आ रही है। और इसलिए
आप देखेंगे कि रिएक्शन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो चुका है, तो ये भी ग्राफ सही है। अब देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बन पाया है, तो आप इसको समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। कि जैसे ये है एक ग्राफ, रुकिए एक सेकेंड, जैसे कि एक ग्राफ में बना रहा हूँ, ध्यान से जरा देखिए। ध्यान से देखिएगा, इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, और आगे वाले को 3 मान रहा हूँ। तो ये टाइम है और ये रेट है। तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे जल्दी अचीव हो जा रहा है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट, पॉइंट नंबर 2 पे, विदाउट कैटलिस्ट अगर हो रहा है, तो पॉइंट नंबर 1 पे ये कैटलिस्ट के साथ है, रिएक्शन शो हो रही है। और कैटलिस्ट किस टाइप का है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तभी तो रिएक्शन पहले ही अचीव हो जा रही है, इक्विलिब्रियम पहले ही अचीव हो जा रही है। और जब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे आप देखेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस केस में निगेटिव कैटलिस्ट एक्शन में आ रहा है, समझ रहे हैं आप, निगेटिव कैटलिस्ट एक्शन में आ रहा है। और इसलिए आप बात को समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी इस रिएक्शन में, बस इतना ही बात करी गई है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आप चौथा ग्राफ देखिए, ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कि ये जो केसी है उसका यूनिट क्या होगा। तो केसी क्या होगा, केसी हम लोग लिखते हैं किसी रिएक्शन के, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए कहाँ गया, ये लिखा हुआ है। तो आप लिखें क्या, मोलरिटी लिखे हैं, और साथ में क्या लिखे हैं, उसका जो डेल्टा एन जी है वो लिखे हैं। तो इसका जो आपका हो जाएगा यूनिट, जो केसी का हो जाएगा मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी टू द पावर डेल्टा एन जी, समझ रहे हैं, ये यूनिट हो जाएगी केसी की। अगर मान लीजिए डेल्टा एन जी 2 है तो ये पावर में 2 चला जाएगा। उसी तरह केपी की यूनिट क्या होगी, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, यानी कि पर्टिकुलर रिएक्शन में जो केसी का यूनिट है या केपी का जो यूनिट है वो चेंज हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ केसी और केपी, क्या है एप्लीकेशन, इसको याद रखिए। जैसे कि अगर आप केपी और केसी की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, एक्सटेंट का मतलब ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। और केपी और केसी बढ़ाने पे, मतलब केपी और केसी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, और केपी और केसी की वैल्यू अगर आप कम करोगे या कम होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा है उस टाइम पे। ये भी तो कह सकते हैं कि केपी की वैल्यू अगर कम है यानी कि रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड जाने की इच्छा ज़्यादा रखती है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है। दूसरी बात, केसी और केपी जब ज़्यादा होगा, केपी और केसी ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम गेन करने में जो टाइम है वो कम लगेगा,
इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल होगा, जब केपी और केसी ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो इक्विलिब्रियम गेन करने में टाइम कम लगेगा। बोलो ये सुनो, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप 6394687188 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सॉरी, नंबर गलत हो गया, 6394687188। ये नंबर है, इस पे कॉल कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक, चलिए नोट, while determining delta ng while determining delta ng take only gaseous product। वही बात जो मैंने आपको बताई थी वही लिखा है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। द एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, रुक जाइए एक सेकंड। द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट क्वांटिटी यूनिटी बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आप जानते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास के बदलने से बदलती नहीं है, और इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण जो एक्टिव मास कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसलिए सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो यूनिटी होता है, 1 के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। एक होता है होमोजेनस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो बेटा जो होमोजेनस इक्विलिब्रियम होता है ना, उसमें तो सिंगल ही फेज होता है। सिंगल फेज, सिंगल फेज कहने का मतलब क्या है? सिंगल फेज कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड या सारी जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो सिंगल फेज में हो, यानी कि सॉलिड में अगर एक है तो बाकी भी सॉलिड में ही हो, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं? और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें सिंगल फेज नहीं होता है, मल्टीपल फेजेस होते हैं। जैसे कि सॉलिड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैस दिख रहा है, यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। तो अब जरा समझिए कि इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जैसे आपने ये पढ़ रखा है कि एक्टिव मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, पढ़ रखा है ना? तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसलिए प्योर सॉलिड के लिए हम इन सबको इग्नोर मार देते हैं, इन सबको इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि यूनिटी होता है और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। और इसलिए इस टाइम पे केसी जो डिफाइंड होगा CO2 इक्विलिब्रियम के बराबर ही डिफाइंड होगा, ठीक है। केवल CO2 को कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे चलिए। ये जो प्रॉपर्टी है आपको आनी ही चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये 3 कार्ड में इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली प्रॉपर्टी है रिवर्स करने की। अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया है। अगर रिएक्शन को का केसी मैंने एक्स माना, तो अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देने पे उसकी केसी 1/x हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/x हो जाती है। जब किसी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट से कि 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एक्टिव मास टू द पावर में हो जाता है। मल्टीप्लाई करने पे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू पावर में आ जाती है, वो वैल्यू पावर में आ जाती है। जैसे देखिए, इस रिएक्शन का हमने माना कि x है, केसी, केसी की वैल्यू क्या है? x है। तो इसको हमने 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 4 हो गया केसी। अब केसी कितना हो गया? x टू द पावर 4। दूसरी बात, प्रॉपर्टी नंबर 3, जब आप एडिशन करेंगे, जैसे a कन्वर्ट हो रहा है b में, b कन्वर्ट हो रहा है c में और c कन्वर्ट हो रहा है d में, तो आप देखेंगे कि जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो उस केस में मान लीजिए कि इस रिएक्शन का KC1 है, इसका KC2 है और इस रिएक्शन का KC3 है, और आपसे ए रिवर्सिबल डी का केसी पूछ लिया जाए। मान लेते हैं कि इसका KC4 है,
तो अब Kc4 जो होगा क्या होगा, Kc4 क्या होगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा, Kc1 इंटू Kc2 इंटू Kc3, समझ रहे आप, ऐसे Kc3। थोड़ा आप ये मुझे गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा मैं पेन चला देता हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको, और या फिर क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आप बताइए, क्योंकि मुझे ऑनलाइन का ज़्यादा आइडिया है नहीं। ठीक है, आप वो चीज़ें मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप सामने है भी नहीं, तो अब क्या दिक्कत हो रही है मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये है टेम्परेचर और ये है स्टोशियोमेट्री, टेम्परेचर और स्टोशियोमेट्री। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जो केसी है ना, केसी को बदलने की हैसियत केवल और केवल टेम्परेचर में है, केवल और केवल टेम्परेचर में। हम लोग के सिलेबस में देखा जाए तो ज़्यादातर टेम्परेचर चेंज होने से ही माना जाता है कि केसी चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जो कि स्टोशियोमेट्री को भी कहती हैं, नहीं स्टोशियोमेट्री भी हालांकि चेंज होता है इसलिए ही कहती हैं, बट आप टेम्परेचर ध्यान रखिए कि केसी को बदलने की हैसियत केवल और केवल टेम्परेचर में है, केवल और केवल टेम्परेचर में है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब रिएक्शन कैसी होगी, एंडो, ये हम पढ़ चुके हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी घट भी सकती है, जब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सो। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ से निकाला है इस चीज़ को, समझ रहे हैं। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर, जो केसी को कभी चेंज नहीं कर सकते, वो कहेगा कि मैंने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, एडिशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर पे गैस, इनर्ट गैस का एडिशन कर दिया। अरे अरे यार, इनर्ट गैस तो खुद ही अनरिएक्टिव है, वो क्या ही किसी को चेंज कर पाएगा। और ये है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के भी मिलाने से कोई फ़र्क केसी पे पड़ने वाला नहीं है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करके चलूँ तो केसी को बदलने की हैसियत सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में है। जब तक टेम्परेचर में छेड़ और छाड़ ना हो तब तक केसी को बदलने की हैसियत किसी में नहीं है, चाहे वो कंसंट्रेशन हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो, चाहे कैटलिस्ट हो। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको इस कंसेप्ट से उड़ा के आना है। ठीक है, देखिए आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में अगर मोल को फिक्स कर दिया जाए और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो आर तो बचपन से कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V। तो वैसे भी अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाते हो और मोल को फिक्स कर दिया, अपने मोल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये आपस में चीज़ें चलती हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप मिला दो चाहे कुछ भी कर दो। बस चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, मुझे पता है आप लोग घबरा रहे होगे कि चैप्टर इतना दूर क्यों जा रहा है, बस ख़त्म ही होने वाला, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत प्यार से समझ लीजिए, यहाँ से आना आना है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, घबराना नहीं है। 2 4 5 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। जैसे हमने रिएक्शन लिया ए रिवर्सिबल 1B+1C, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते हैं अल्फा है। तो अगर टी इज इक्वल टू 0 पे अगर ए 1 मोल रखता है अपने पास इनिशियली, और तो टी इज इक्वल टू 0 पे इसके बी के मोल 0, इसके 0, जब वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर 1 - अल्फा तो यहाँ बनेगा कितना, अल्फा। ठीक है, तो ये ओवरऑल बता रहा है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स को भी बता रहा है ये पूरा का पूरा। अब देखिए जैसे इस रिएक्शन में 2 मोल हमने लिया है इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 पे, और बी और सी कितने रह जाएंगे, 0। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा 2 - 2 अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा और 2 अल्फा हो जाएगा।
क्योंकि आपको 1 मोल से लेना है तो यहाँ 2 मोल दिया गया है, तो आप इसलिए 2 अल्फा निकालेंगे तब तो 1 मोल होगा। समझ रहे हैं? इसलिए आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ टोटल मोल बराबर ये वाली चीज को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा से 2 अल्फा चला जाएगा, तो टोटल मोल 2 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। 2 प्लस 2 अल्फा आ गया। और x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें कि कितनी है, 2 माइनस एक्स, एक्स और x, तो x की वैल्यू 2 अल्फा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली। समझ रहे? ये क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड मतलब कि कितना मोल टूट गया अपॉन पहले कितना मोल था, इसी के रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इसी के रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी कहा जाए कि परसेंट अल्फा निकालो, तो अल्फा बाई 1 मोल अब इंटू 100, क्योंकि 1 मोल से ही अल्फा डिसाइड होता है। जरा देखिए, अगर क्वेश्चन में कह दिया 20% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो 0.2। ये आपको सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे चर्चा इसकी ख़त्म कर दे रहा हूँ कि वहाँ पे आप अल्फा निकालने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर दिक्कत ना आए आपको कोई भी। अगर आपसे कहे कोई कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 रखनी है, वहाँ पे खटाए, मामला खत्म। अगर अल्फा की वैल्यू 40% है तो अल्फा 0.4 है। कैसे आ रहा है, जरा देखिए, अगर 20 है तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो अल्फा बराबर 20/100, ये 20/100, तो बताओ 0.2 आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से मैंने निकाल रखा है सबका कि अल्फा अगर 60% है, परसेंट अल्फा अगर 60% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0.6। अगर 20% है तो 0.2। तो आज के बाद आपको इसमें कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको कर लीजिए। एक चीज होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर प्रेशर, हालांकि नीट में इस पे क्वेश्चन आया नहीं है अभी, जेई के अंदर इस पे क्वेश्चन बन चुका है, और जेई में बन चुका है तो नीट में आने की भी प्रोबेबिलिटी है, और इसलिए आप इसको देख लेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं। जैसे देखिए, अल्फा बराबर N1 मतलब कि मोल्स ऑफ इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, यानी कि N1 अपॉन में डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ गैसियस स्टोशियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोशियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन जी, इन टू डी टी माइनस डी ओ अपॉन में डी ओ, मतलब थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी को माइनस करेंगे अपॉन में ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी को, तो ये आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी निकालनी हो तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 कर देते हैं। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी अगर निकालनी हो तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 कर देते हैं। अब देखिए, नीट के अंदर एक क्वेश्चन और आता है, ये देखिए, तो इसको सॉल्व करने के बजाय अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में समझा पाऊँ कि ये कैसे आया है, क्या आया है, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व करा के जाएगा ये बात ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व करा के जाएगा ये। कैसे, अगर कभी भी क्वेश्चन में कह दिया कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मच मच लेस देन 1 है, क्या है ये कंसेप्ट कब लगाना है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मच मच लेस देन 1 है। उस केस में अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वॉल्यूम के टर्म में कोई रिलेशन पूछ ले कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर के टर्म में पूछ ले, रिएक्शन दे के आपसे रिलेशन पूछ ले एक्स और पी के प्रेशर के बीच में, एक्स और वॉल्यूम के बीच में, एक्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उस केस में कैसे करेंगे सवाल को, x is proportional to delta ng upon sum of stoichiometric coefficient of gases product only। और उसी तरह
x is inversely proportional to p delta Ng upon sum of stoichiometric coefficient of gaseous product only। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से इसको चर्चा को आगे बढ़ाना है और कैसे रिलेशन को निकालना है। मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया H2 + I2 गिव्स आउट टू बी 2HI और ये सभी के सभी गैसियस में है, सभी के सभी क्या गैसियस में है। तो उस समय पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? जीरो। अब आप इस कंसेप्ट में रखेंगे जब, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? v। और क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, 0/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। तो x इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर जीरो। ये डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसी रिएक्शन में आपसे प्रेशर के बारे में पूछ लिया जाए कि प्रेशर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन होगा, तो इस केस में x इज प्रोपोर्शनल टू 1/p टू द पावर 0/2। सेम चीज़ है ये वाला। तो बस ये याद रखना है कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है और x इज प्रोपोर्शनल टू v होता है। उस हिसाब से आप वैल्यू को डालेंगे डेल्टा एन जी को और सॉल्व कर लेंगे मामला क्या चल रहा है। समझ रहे कि नहीं? देखिए ये 2 है ना, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का मैंने रखा है ये 2। अगर किसी को 0 से रखेंगे, 0/2 करेंगे तो क्या ही आएगा? बोलो, 0 ही तो आएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। अब देखिए, बस आखिरी ही ये चैप्टर का चल रहा है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बहुत प्यार से थोड़ी सी बची है चैप्टर का क्रस, और एक ही चीज़ बताऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक होता है, आप समझिए, रिएक्शन कोशेंट। ये क्या है रिएक्शन कोशेंट? अरे कुछ भी नहीं है यार, ये सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है एक टाइप का। बट ये इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, अदर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब कि उस समय पे जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, उस समय का क्यूसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह से ही निकाला जाता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का केसी नहीं है, अदर देन इक्विलिब्रियम का केसी है। जैसे एक्सेप्ट दैट कंसंट्रेशन मे नॉट नेसेसरली बी एट इक्विलिब्रियम। जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन मतलब कांस्टेंट हो, ठीक है ना। जरा देखिए, QC इज इक्वल टू KC होगा तो वो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगी। इफ QC इज इक्वल टू द के इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर QC बड़ा है के इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि KC यार थोड़ी ना बदल जाएगा। KC को बदलने की हैसियत सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में है। तो अब जो QC अगर बड़ा है तो QC क्या चाहेगा? कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। QC अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा, QC अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा और के इक्विलिब्रियम के आसपास लाना चाहेगा। तो QC कैसे बढ़ेगा? QC कैसे बढ़ेगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो QC क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? और ऐसे ही QC जब कम होगा के इक्विलिब्रियम से तो उस टाइम पे रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि के इक्विलिब्रियम क्या है इस टाइम पे? बड़ा है। तो के इक्विलिब्रियम बड़ा है तो QC बढ़ना चाहेगा। और QC बढ़ेगा ही कब? QC यहाँ पे बड़ा है, QC यहाँ पे बड़ा है। आप देखिए इस वाले केस में QC बड़ा है। अगर QC बड़ा है तो अपने को QC कम होना चाहेगा। QC क्या होना चाहेगा? कम होना चाहेगा। तब के इक्विलिब्रियम के बराबर आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर QC कम है के इक्विलिब्रियम से तो इस केस में क्या होगा? के इक्विलिब्रियम तो अपनी जगह पे रहेगा, उसको बदलने की हैसियत केवल और केवल टेम्परेचर में है, और किसी के अंदर हैसियत नहीं है कि केसी को बदल दे। समझ रहे हैं कि नहीं? बस समझ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि QC अपने को बढ़ाना चाहेगा। QC बढ़ाना चाहेगा अगर अपने आप को, तभी तो KC के बराबर होगा। तो QC अपने को बढ़ाना चाहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तभी तो QC बढ़ेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तभी तो QC बढ़ेगा, तभी तो QC KC के बराबर होगा। समझ रहे हैं? इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए। अब समझिए,
एक प्रिंसिपल है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, क्या कहता है आइए पढ़ते हैं। इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन द रिएक्शन विच इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, then the reaction will move in such a direction so that it will compensate the effect of external state to regain equilibrium। मान लीजिए कि ये एक बॉल है, ठीक है, आपने कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस इस पे डाला और इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया, इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया, समझ रहे हैं, इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि जब धीरे 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 जब आप देखेंगे कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही आ जाएगा, फाइनली इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाएगा। आपने स्ट्रेस डाला लेकिन ये वो खुद से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो किस टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं, रिएक्शन रिलेटेड स्ट्रेस, जैसे कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। तो ये चेंज करके आप रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेस क्या डाल सकते हैं, जो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो आप ध्यान रखिए दो बातें मेरी, और उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये टेबल देख के घबराइएगा नहीं, ये टेबल देख के घबराइएगा नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। बस दो लाइन बोलूँगा ये टेबल ख़त्म हो जाएगा, बस दो लाइन बोलूँगा और ये टेबल ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि कोई भी स्ट्रेस अगर आप डेवलप करेंगे, कोई भी स्ट्रेस डालेंगे सिस्टम पे, तो वो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव करना चाहेगा यार, अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव करना चाहेगा। इस टेबल को आप देखिए ज़रा ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देखिए, 2-4 मिनट और लगेंगे, लेकिन आज के बाद इसका सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, आज के बाद इसका सवाल आपका गलत नहीं होगा। सीरियल नंबर लिखा गया ये। मेरी दो बातों को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, मैं ये पहली लाइन बोल रहा हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, एंडो साइड। रिएक्शन किस साइड जाएगी, एंडो साइड। एक बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात बोल रहा हूँ, आप सब आईपीएल खूब देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो उसी से एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आप कभी भी प्रेशर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन प्रेशर, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड मोल कम होगा, लो, लो, एल फॉर लो, समझ गए, आईपीएल। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड मोल कम होगा, जिस साइड मोल कम होगा। इंक्रीज इन प्रेशर तो रिएक्शन लो साइड। अगर इसी का उल्टा मान लिया जाए कि आप प्रेशर को घटा देते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिस साइड मोल हाई होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो ये दो केसेस आपको यहाँ से क्लियर हो गए। और तीसरा और जो पहला केस मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड एंडो होगा। अब देखिए इस टेबल को देखिए, ओहो हैंग कर रहा है, चलो अब देखो, ये है कंसंट्रेशन। अगर ए का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे किसी रिएक्शन में, मान लीजिए ए रिवर्सिबल बी है, ये ए रिवर्सिबल टू बी है, टू ए है, अगर आप ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यार बताओ, अगर ए की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दे रहे हो तो केसी गुस्सा हो जाएगा कि नहीं गुस्सा हो जाएगा। केसी कहेगा, केसी चेंज नहीं होना चाहता, केसी तभी चेंज होता है जब उस पर टेम्परेचर का दबाव होता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता, वो बैलेंस कर लेता है कहीं ना कहीं से। जरा बात को ध्यान से समझना, जब ए की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। क्यों, क्योंकि ए को कम करना चाहेगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर आपने ए को बढ़ा दिया, अगर आपने ए को बढ़ा दिया तो डेल्टा एन जी कुछ भी हो, डेल्टा एन जी कुछ भी हो,
रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। देख रहे हैं आप। दूसरी बात देखिए, जब आप कभी ए को घटा देंगे, मतलब ए को कम कर देंगे, ए को कम कर देंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ताकि ए को बढ़ाया जा सके, तभी तो इक्विलिब्रियम अपने स्टेट को मेंटेन कर के रखे हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसलिए जब आप घटाओगे तो रिएक्शन कैसे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये केस क्लियर है? क्या ये एक केस क्लियर है आपका? दूसरा, प्रेशर वाला मैंने बता ही दिया है आपको कि क्या याद रखना है? आईपीएल। क्या याद रखना है आपको? आईपीएल। आईपीएल देखते हो, उसका कुछ तो फायदा उठाओ ना यार। है? जब प्रेशर को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड मोल कम होगा। तो ये भी आपका मामला खत्म हो गया। देख भी लीजिए, इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर डेल्टा एन जी जीरो है उस केस में तो अनचेंज रहेगा, लेकिन अगर डेल्टा एन जी कुछ भी है, मतलब अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस केस में जो मैंने बताया है, अगर आप इंक्रीज इन प्रेशर करोगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जिस साइड मोल कम होगा। अब देखिए, मोल इधर दो है, इधर एक मोल है, तो रिएक्शन किस साइड जा रही है? बैकवर्ड साइड। अब समझ में आ रहा है कि वो लाइन मैंने क्यों बोली थी आईपीएल वाली? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ही बोला था मैंने, इसलिए ही बोला था। और ये बात ध्यान रखिए यार, क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको ये दो बातें याद हैं, मेरी दो लाइन याद हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन कोई गलत करा भी नहीं सकता है। ये भी बात है। जरा देखिए, अगर प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जिस साइड मोल कम होगा। अब बताइए, यहाँ पे मोल कम है कि नहीं है यार? यहाँ मोल कम है कि नहीं? यहाँ एक मोल है, यहाँ दो मोल है, तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड मोल कम है, जिस साइड मोल कम है। समझ रहे हो आप? जिस साइड मोल कम है। अब उसी तरह इसका उल्टा वाला ये वाला केस हो जाएगा। डेल्टा एन जी जब जीरो रहेगा तो अनचेंज रहेगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? उसी तरह टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर के लिए मैंने आपको लाइन याद कराई थी, और वो लाइन ये था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड में एंडो होगा, जो साइड एंडो साइड जाएगी। बस आप ये याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडो साइड जाती है। जो भी साइड एंडो होगी उस डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। और ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको दिखाएगा कि किस साइड हीट रिलीज हो रहा है, तो आपको उस तरफ से पता लगा लेना है कि ये वाला एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। आप समझ रहे हो? इस तरीके से, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडो साइड जाएगी, मतलब कि फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन एक्सो साइड जाएगी, मतलब बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। समझ रहे हो? अब जरा देखो, डिसोसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? जब डिसोसिएशन होता है उस केस में इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर जब बढ़ेगा तो डेल्टा एन जी केस में अनचेंज, डेल्टा एन जी केस में अनचेंज रहेगा प्रेशर बढ़ाने पे। डिसोसिएशन क्या होगा? कम होगा इस केस में, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा इस केस में जब वॉल्यूम को बढ़ाओगे। अब ध्यान से समझना एक बात, कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा? कम होगा। और वॉल्यूम कम होगा क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब जब प्रेशर बढ़ाओगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। और वॉल्यूम अगर घट जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि मोल कम हो गया यार, यानी कि मोल कम हो गया, और जब मोल ही कम हो गया तो डिसोसिएशन भी तो कम होगा। और उसी तरीके से इस केस में देखिए, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा जब डेल्टा एन जी क्या होगा? निगेटिव होगा। डेल्टा एन जी जब निगेटिव होगा, और जब आप वॉल्यूम करेंगे तो इस केस में भी अनचेंज रहेगा, जहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है, और यहाँ पे डिसोसिएशन बढ़ेगा, यहाँ पे डिसोसिएशन कम होगा। मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अनचेंज ही रहने वाला है, या कांस्टेंट वॉल्यूम अनचेंज रहने वाला है जहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जहाँ पे जीरो है। समझ रहे हैं?
इस केस के अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस के केस में, और ये अनचेंज रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये डिसोसिएशन घट जाएगा, अनचेंज रहेगा। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समय देके, काफ़ी चीज़ें इसमें मैं समझा दिया हूँ, और आपको इसी तरीके से याद रख लेना है इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच। काफ़ी हो सकता है लंबा वीडियो बन गया है, उसके लिए सॉरी, और आप पेशेंटली सुने, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल किसी के पास पेशेंस नहीं है ना यार। तो आपने सुना है तो इसका ज़रूर आपको नीट के अंदर फ़ायदा होने जा रहा है, और 100% 100% क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं स्लाइड से उस दिन मैं सॉल्व करूँगा। आप ही के सामने यही स्लाइड लाऊंगा और इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा यार, इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो इसके बाहर कुछ आना है नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल डरिए नहीं इस चैप्टर से, बहुत आसान चैप्टर है। जो चीज़ें मैंने बताया है उसको प्रॉपरली ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक फैला दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।